वेलकम टू स्टोरीज बाय शेखर। और आज इस एपिसोड में बात करेंगे अमिताभ बच्चन के करियर की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर मुकद्दर का सिकंदर की, जो आई थी 1978 में। हालांकि उसके बारे में बात करने से पहले मैं एक कोट आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये डायरेक्टर मुजफ्फर अली ने दिया था जब वो उमराव जान की शूटिंग कर रहे थे। और उमराव जान में रेखा का जो कास्टिंग हुई थी, वो मुकद्दर का सिकंदर है देख करके हुई थी। खास करके वो जो सॉन्ग था सलाम इश्क, वो देख करके मुजफ्फर अली ने रेखा को उमराव जान में कास्ट किया था। लेकिन मुकद्दर का सिकंदर जब बनी और जब कंप्लीट हुई, रिलीज हुई, उसके बाद कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस हो गए थे जिसके वजह से रेखा जो है वो बड़ी अपसेट थी। उनकी लाइफ जो थी उस वक्त बड़ी सैडनेस भरी हुई थी। और उमराव जान की शूटिंग के टाइम रेखा का जो बिहेवियर था वो बहुत ज्यादा दुखी रहती थी। रेखा के उस पर्सोना को देख करके मुजफ्फर अली ने जो कहा था वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मुजफ्फर अली ने कहा था, शी वॉज रॉन्ग, अमिताभ बच्चन शुड हैव मैरिड हर, शी बिकेम अ वॉकिंग कॉप्स, वो जिंदा लाश बन चुकी थी। द फॉल्ट इज एंटायरली अमिताभ्स, he used to come and sit on our set during Delhi shooting of Umrao Jan. That's a fact. Whenever referring to Amitabh, she always spoke using इनको, इन्होंने। जैसे कि इंडिया में शादीशुदा औरतें अपने हस्बैंड के लिए बोलती है ना, वो उनका नाम नहीं लेती, वो इन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा, इस तरीके से बोलती है। तो अमिताभ के बारे में बात करते हुए रेखा इस तरीके से बिहेव करती थी और सेट पे बड़ी उदास थी, जैसा उन्होंने कहा कि जिंदा लाश की तरह हो गई थी। और मुजफ्फर अली को लगता था कि अमिताभ ने उनके साथ गलत किया था। क्या गलत किया था, क्या हुआ था मुकद्दर के सिकंदर के शूटिंग कंप्लीट होने के बाद कि रेखा की ये हाल हो गई थी, उसके बारे में आएंगे। पहले थोड़ा मुकद्दर का सिकंदर बनी कैसे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। मुकद्दर का सिकंदर को बनाया था प्रकाश मेहरा ने। और प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन की जोड़ी आपको पता ही है, जंजीर के बाद जो स्टार्ट हुई, उसके बाद प्रकाश मेहरा ने जितनी भी फिल्में बनाई उसमें मैक्सिमम अमिताभ बच्चन रहते ही थे। मुकद्दर का सिकंदर बनाने का आइडिया प्रकाश मेहरा को कहाँ से आया? प्रकाश मेहरा ने कई इंटरव्यूज में बताया था कि मैंने बचपन में देवदास देखी थी और उसके कहानी से वो बड़े इंस्पायर्ड थे। और जब इन्होंने फिल्म मेकिंग स्टार्ट की, जब हसीना मान जाएगी, जंजीर, खून पसीना और इस तरह की फिल्में जब आ रही थी, तब भी प्रकाश मेहरा चाहते थे कि मैं जो मेरी जो बचपन की ख्वाहिश थी कि मैं देवदास को पर्दे पे लेकर के आऊं, टाइम आ गया है उसे बनाने का। उस दौरान क्या हुआ कि एक प्रोड्यूसर थे कैलाश चोपड़ा, वो पहले एक्टर भी थे। एक फिल्म में उन्होंने प्रेम चोपड़ा के भाई का या किसका रोल किया था, तो वो भी प्रोड्यूसर बन गए थे और वो भी देवदास बनाना चाहते थे। जो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जो किताब है, जिसपे पहले भी कुंदन लाल सहगल और दिलीप कुमार देवदास का रोल निभा चुके थे, उनकी भी ख्वाहिश थी कि मैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की किताब पे देवदास बनाऊं। 1976 की बात है कि उन्हीं दिनों कैलाश चोपड़ा और प्रकाश मेहरा की मुलाकात हुई। और कैलाश चोपड़ा ने कहा कि मैं प्रोड्यूसर हूं, मैं एक देवदास पे फिल्म बनाना चाहता हूं, अगर आप डायरेक्ट कर दोगे तो सही रहेगा। प्रकाश ने मेहरा ने भी कहा कि इच्छा तो मेरी भी है देवदास बनाने की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिसाइड किया गया कि जो प्रकाश मेहरा के फेवरेट एक्टर हैं अमिताभ बच्चन, उन्हें लिया जाए। और जो चंद्रमुखी और पारो का जो कैरेक्टर है उसके लिए हेमा मालिनी और शर्मिला टैगोर को फाइनल कर लिया जाए। हो गई कास्टिंग, डिसाइड हो गया कि चलिए बन जाएगी। लेकिन हुआ ये कि जब शूटिंग स्टार्ट होनी थी तो प्रकाश मेहरा ने बताया कि मुझे देवदास को मॉडर्न अप्रोच के साथ बनाना है। माई देवदास विल बी मॉडर्न अडेप्शन ऑफ द ओरिजिनल देवदास जो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की है। तो इस बात से कैलाश चोपड़ा जो थे वो खुश नहीं थे। उनको लगा कि नहीं, जो अगर हम बना रहे हैं किसी किताब के ऊपर अपनी फिल्म बना रहे हैं, तो जो ओरिजिनल कहानी है उसे हमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। तो इस बात पे इन दोनों का आर्गुमेंट हो गया और फिर ये फिल्म बनते बनते रह गई। कैलाश चोपड़ा ने देवदास बनाने का डिसाइड कर लिया कि मैं अलग देवदास बना लूंगा, प्रकाश मेहरा के साथ नहीं बनाऊंगा। और उन्होंने उसके लिए गुलजार को हायर किया। गुलजार डायरेक्टर बनते और एक्टर्स को भी साइन कर लिया गया। तो अमिताभ को रिप्लेस कर लिया धर्मेंद्र ने, और बाकी शर्मिला टैगोर और हेमा मालिनी तो थी। उस फिल्म का मुहूर्त भी हुआ, कुछ दिन की शूटिंग भी हुई, लेकिन वो फिल्म बन नहीं पाई किसी वजह से, और इस बात का गुलजार को भी अफसोस था।
वो फिल्म तो नहीं बनी, लेकिन प्रकाश मेहरा ने की जो अपनी ख्वाहिश थी उसको पूरा करने का जब ये डिस्प्यूट हो गया, तो उन्होंने सोचा कि चलिए ठीक है, कैलाश चोपड़ा तो नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन मैं इस फिल्म को तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा। तो उन्होंने सोचा कि चलिए अब मैं अकेले इस फिल्म को हैंडल करता हूँ। और फिर अमिताभ तो उनके दोस्त थे ही, तो उनको बताया कि मैं देवदास बनाना चाहता हूँ। कादर खान उस वक्त राइटर थे। कादर खान को कहा कि मुझे देवदास का मॉडर्न अडेप्शन चाहिए, तो आप उस तरीके से कहानी इसको लिखिए। कादर खान ने लिखना स्टार्ट किया, और आपने देखा ही है किस तरह की कहानी देवदास की थी। तो बहुत सारे चेंजेस हुए। जो ओरिजिनल देवदास है उसको उसको बिल्कुल ही अलग तरीके से पेश किया प्रकाश मेहरा ने। पहले कास्टिंग की और बात कर लेते हैं। अब इस देवदास में जो मॉडर्न देवदास है, मुकद्दर का सिकंदर, इसमें सिकंदर तो अमिताभ बच्चन थे। पारो, एग्जैक्ट पारो नहीं है, लेकिन कोई और है, मेम साहब है। मेम साहब के लिए उन्होंने राखी को कास्ट किया। जो चंद्रमुखी है वो बनी जोहराबाई। जोहराबाई का जो कैरेक्टर है वो रेखा को अप्रोच किया गया था। रेखा ने कहा कि हाँ मैं करूंगी, लेकिन उस वक्त वो कहीं इंडिया से बाहर कुछ शूटिंग वूटिंग कर रही थी। और प्रकाश मेहरा ने सोचा कि अगर रेखा के पास टाइम नहीं तो मैं किसी और को ले लेता हूँ। तो बात हुई कि चलिए रीना रॉय को ले लेते हैं। तो रीना रॉय को लेने की बात हुई थी, और ये बात समहाउ रेखा को पता चली कि प्रकाश मेहरा ने सोचा कि मैं रीना रॉय को ले लूंगा। तो वो फौरन में अपना काम छोड़ करके वापस आई, प्रकाश मेहरा से मिली और बोली कि आपको जब शूट करना स्टार्ट कीजिए, मैं कर लूंगी। अमिताभ के साथ वो किसी भी फिल्म में काम करने को तैयार रहती थी। तो ये 3 कैरेक्टर तो हो गए। अब ओरिजिनल देवदास से बिल्कुल अलग एक एडिशनल कास्ट इसमें ऐड किया गया था, विशाल का कैरेक्टर, जो कि विनोद खन्ना ने प्ले किया है। हालांकि स्टार्टिंग में बात ये थी कि ऐसा कहा जाता है, उस समय की मैगजीन्स में छपे थे कहानियां, कि ये जो कैरेक्टर था इसके लिए पहले शत्रुघ्न सिन्हा को भी अप्रोच किया गया था। लेकिन शायद राखी के कहने पे प्रकाश मेहरा को राखी ने कहा कि अगर इस फिल्म में जो मेम साहब का कैरेक्टर है वो, अगर अमिताभ जैसे हैंडसम आदमी को छोड़ करके किसी और से वो प्यार कर रही है, तो वो इक्वली हैंडसम होना चाहिए अमिताभ बच्चन इतना। और अमिताभ के सामने अगर कोई उस लेवल का डैशिंग पर्सनालिटी कोई है तो वो तो विनोद खन्ना ही थे। अमिताभ और विनोद खन्ना के बारे में तो कहा ही जाता था कि तो सबसे गुड लुकिंग पर्सनालिटी वाले जो लोग थे वो इस जमाने तो यही थे। तो फिर प्रकाश मेहरा ने विनोद खन्ना को अप्रोच किया। विनोद खन्ना मान गए करने के लिए, हालांकि सेकंड लीड था। और विनोद खन्ना इन सब बातों में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते थे कि मैं सेकंड लीड हूँ या लीड हूँ। उनकी बस एक ही शर्त थी कि इस फिल्म के लिए आप अमिताभ को जितने पैसे दे रहे हो उतने ही पैसे मुझे भी चाहिए। प्रकाश मेहरा मान गए, ठीक है। और इस तरह से विशाल का जो कैरेक्टर है वो आ गया। विशाल के अलावा और भी कुछ कुछ कैरेक्टर्स इस फिल्म में ऐड किए गए जो कि ओरिजिनल देवदास से बिल्कुल अलग थे। जैसे वो श्री राम लागू का जो कैरेक्टर है, दिलावर अमजद खान का जो कैरेक्टर है, तो ये सारे कैरेक्टर्स इसमें ऐड किए गए। अच्छा, अब इसमें मॉडर्न अप्रोच के साथ इस फिल्म की कहानी के साथ क्या किया गया। ओरिजिनल कहानी क्या है, आप जो बिल्कुल शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जो कहानी है वो भंसाली के कहानी से बिल्कुल अलग है। तो जो ओरिजिनल कहानी थी उसमें ये था कि देवदास जो है वो एक बड़े बाप का बेटा है, वकील का बेटा है, और वो कलकत्ता पढ़ने गया हुआ है। बचपन में उसका और पारो की दोस्ती है। उसके बाद वो पढ़ने कलकत्ता चला जाता है, वापस आता है और फिर पारो से मिलता है, प्यार दोनों में फिर से पनपता है। लेकिन जो देवदास के फादर हैं वो नहीं चाहते कि पारो से उसकी शादी हो, और फिर पारो की शादी किसी और से हो जाती है। और इस दुख में जो देवदास है वो, उसका एक दोस्त है चुन्नी लाल, जो उसे चंद्रमुखी के कोठे पे लेके जाता है। और जो पूरी जो कहानी है देवदास की वो इन्हीं तीनों 3-4 कैरेक्टर्स में ही घूमती रहती है, चुन्नी लाल, चंद्रमुखी, पारो, देवदास। लेकिन चूंकि ये मॉडर्न अडेप्शन था, इसमें अर्बन तरीके से चीजों को दिखाना था, तो बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐड किए गए। और जो प्लॉट भी था वो सेंट्रल थीम सेम ही था, लेकिन कहानी थोड़ी सी अलग की गई। इसमें कहानी क्या थी कि सिकंदर जो है वो एक ऑर्फन है, और ये भीख नहीं मांगना चाहता, मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरना चाहता है। इसे अडॉप्ट करती है एक बूढ़ी औरत, निरूपा राय का जो कैरेक्टर है। और फिर निरूपा राय के कहने पे एक बड़े बिजनेसमैन के घर में ये लोग काम करते हैं। और छोटा जो सिकंदर है उसे घर की जो मालकिन है, मेम साहब जो है, मालिक की जो बेटी है, उनसे थोड़ा सा लगाव हो जाता है। लेकिन ये जो नजदीकियां हैं, ये मेम साहब के जो फादर है उनको ये चीज पसंद नहीं आती। और एक दिन चोरी के इल्जाम में इन्हें सिकंदर को घर से निकाल देता है। सिकंदर की बहुत इंसल्ट होती है और निरूपा राय और इन्हें निकाल दिया जाता है घर से। फिर निरूपा राय की डेथ हो जाती है समहाउ, और सिकंदर जो है वो अकेले हो जाते हैं।
तो निरूपा रॉय को जब वो कब्रिस्तान में दफनाने जाते हैं, वहाँ पे एक पीर बाबा उनसे मिलते हैं और उन्हें वो ज़िंदगी का फ़लसफ़ा देते हैं कि तुम सिकंदर हो, और उसको समझाते हैं कि देखो, जो तुम अगर आज रो रहे हो तो दुख जो है वो तो, सुख जो है वो तो चंद दिनों की आपकी मेहमान होती है, दुख जो होता है वो अपना साथी होता है। तो अगर सुख में हंसते हो तो दुख में कह कहे लगाओ, और जिंदगी तुम्हारी कदमें चूमेगी और तुम मुकद्दर का बादशाह कहलाओगे, और कुछ ऐसा होता है। उसके बाद फिर फिल्म, जो छोटा सिकंदर वो बड़ा हो जाता है, और फिर मोटरसाइकिल पे अमिताभ बच्चन चल के आते हैं। और जो बड़े होने के बाद भी जो अमिताभ का कैरेक्टर है वो मेम साहब से प्यार करता है, हालांकि मेम साहब जो है वो सिकंदर से प्यार नहीं करती है। और जो मेम साहब है वो किसी तीसरे कैरेक्टर से प्यार करती हैं, विशाल, जो कि ओरिजिनल कहानी में बिल्कुल भी नहीं है। इसे अपने तरीके से प्रकाश मेहरा ने मोल्ड किया था, तो विशाल का कैरेक्टर ऐड किया गया था। चूंकि मेम साहब जो है वो सिकंदर को प्यार नहीं करती, तो सिकंदर को उनके एक फ्रेंड है, वो लेकर के चले जाते हैं एक कोठे पे, और वहां पे जोराबाई से मुलाकात होती है। तो जोराबाई का जो कैरेक्टर है वो पूरा का पूरा चंद्रमुखी जैसा कैरेक्टर है। और फिर जोराबाई जो है सिकंदर से इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन सिकंदर के दिल में मेम साहब के लिए ही प्यार है, और जोराबाई से वो प्यार नहीं करता। हालांकि एक सुकून उन्हें से उसे मिलता है जोराबाई के कोठे पे जाने पे। जोराबाई से भी कोई और प्यार करता है, दिलावर जो है। ये सारे कैरेक्टर जो है वो ओरिजिनल देवदास में नहीं है। और फिर कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं, लास्ट में क्या होता है कि सिकंदर मर जाता है, दिलावर मर जाता है, और चंद्रमुखी भी मर जाती है। तो ये सारे चेंजेस जो हैं, ये प्रकाश मेहरा ने लिबर्टी लेकर के ओरिजिनल देवदास से लिबर्टी लेकर के अपने तरीके से इसको बनाया। अब इसमें और क्या क्या चीजें थी जो कि ओरिजिनल देवदास में नहीं थी। जैसे आप देखो तो प्रकाश मेहरा ने तो चेंजेस किए ही, हालांकि उन्होंने फिल्म का नाम देवदास नहीं रखा था। संजय लीला भंसाली ने भी जब देवदास बनाया तो उस फिल्म में भी इतने चेंजेस किए गए थे कि ऐसा कहा गया कि संजय लीला ने, भंसाली ने ओरिजिनल जो देवदास है उसको तो बर्बाद करके रख दिया। उसमें कई सीन्स बताए गए कि नॉवेल में तो ऐसा नहीं है, आपने अपनी फिल्म में ऐसा क्यों दिखाया। उसमें सबसे बड़ा जो कहा जाता है कि जो सीन जो है, जो पारो और चंद्रमुखी का जो एक मीटिंग होती है, जो बंसाली के फिल्म में है, कि पारो ऐश्वर्या राय जो है वो माधुरी दीक्षित से मिलने जाती है। अब ये जो आइडिया भंसाली को जो आया था वो कहीं ना कहीं प्रकाश मेहरा के मुकद्दर का सिकंदर से इंस्पायर्ड था। क्योंकि अगर आप देखोगे तो उसमें जो विनोद खन्ना का कैरेक्टर है वो जोराबाई से मिलने जाता है कि सिकंदर को तुम यहाँ मत आने दिया करो, और तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए वो मैं तुम्हें दे दूंगा। और जब रेखा का जो कैरेक्टर है वो कहता है कि, विनोद खन्ना कहते हैं कि मैं तुम्हें 50,000 जितना पैसा चाहिए बोलो, तो रेखा कहती है कि इतने में तो मैं सिकंदर की तस्वीर भी ना बेचूं। और फिर कुछ होता है कि रेखा जो है वो जहर खा के मर जाती है। तो ये जो सीन है विनोद खन्ना और रेखा का जो कॉन्वर्सेशन था, इसी से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड होकर के भंसाली ने अपनी फिल्म में पारो और चंद्रमुखी के उस सीक्वेंस को ऐड किया। जब पारो जाती है चंद्रमुखी से मिलने के लिए कि तुम यहाँ पे देवदास को मत आने दिया करो, तो ये सारी चीजें थी। प्रकाश मेहरा ने भी कहीं ना कहीं इंस्पायर किया भंसाली को बनाने के लिए। तो ये चेंजेस किए थे प्रकाश मेहरा ने, ये लिबर्टी लिया था। अब आते हैं फिल्म के म्यूजिक वगैरह पे, क्योंकि इस फिल्म का जो सबसे मेजर हाईलाइट था वो इसका म्यूजिक था। म्यूजिक दिया था कल्याण जी आनंद जी ने, और इसमें जो गाने वगैरह थे किशोर कुमार ने गाए थे, लता मंगेशकर ने गाए थे, आशा भोसले ने गाए थे, और हेमलता ने गाए थे। जो रेखा पे जो 2 सॉन्ग्स पिक्चराइज्ड हैं, एक तो सलाम इश्क, वो लता मंगेशकर का गाना है। एक जो गाना था वफा जो न की तो जफा भी न कीजिए, उसे हेमलता ने गाया था। हेमलता उस वक्त आप कह सकते हो कि नई सिंगर थी, और कई गाने उन्होंने गाए थे, जैसे अखियों के झरोके से जो गाना है, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। तो ये गाना हेमलता को दिया गया। जो ओ साथी रे गाना है उसमें वो आशा भोसले की आवाज है, और ओ साथी रे गाना जो मेल वर्जन है, उससे पहले जो फिल्म में जो सीन है वो अमिताभ बच्चन को एक स्पीच देना था उस गाने को गाने से पहले। और वो जो स्पीच था बड़ा लंबा सा था, कादर खान ने जिस तरीके से उस डायलॉग को लिखा था। तो ऐसा कहा जाता है कि जब ये डायलॉग अमिताभ बच्चन ने पढ़ा तो बोला कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, इतनी बड़ी स्पीच देने की क्या जरूरत है। तो प्रकाश मेहरा भी कहीं ना कहीं थोड़े से अग्री किए कि हाँ यार, ये तो बहुत लंबा स्पीच हो जा रहा है गाने से पहले, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन कादर खान ने बताया कि ये जो स्पीच है ये सिकंदर की कहानी को बयां करता है, और वो स्पीच जो लिखा था कादर खान ने, वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ में जो जो चीजें झेली थी उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने वो डायलॉग लिखा था। अमिताभ बच्चन ने कहा कि ये डायलॉग मैं बोल नहीं पाऊंगा, तो फिर प्रकाश मेहरा और अमिताभ के सामने ही
कादर खान ने वो पेपर लिया और बिना देखे पूरा डायलॉग जो है वो उनको एक सांस में बोल के सुनाया। ये देख करके अमिताभ बच्चन को लगा कि नहीं, ये किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने कादर खान ने इस सीन को परफॉर्म किया, मैं अगर करूंगा तो वाकई ये जो है फिल्म पे सीन पे इम्पैक्ट डालेगा। तो इस तरीके से वो सीन पिक्चराइज हुआ, वो गाना पिक्चराइज हुआ, और गाने जो थे वो सारे हिट ही थे। इसमें जो टाइटल सॉन्ग था मुकद्दर का सिकंदर, ओरिजिनल तो जो बाइक पे जब मुकद्दर इनकी एंट्री होती है अमिताभ बच्चन की, तो वो तो किशोर कुमार गा रहे हैं, लेकिन जो सैडर वर्जन है जिसे आपने देखा होगा मोहम्मद रफ़ी ने गाया था लास्ट में, जिंदगी तो बेवफा है एक दिन ठुकराएगी, जो अमिताभ की डेथ होती है। तो पहले ये कहा गया कि ये गाने को आप किशोर कुमार ने चूंकि ओरिजिनल गाया है तो आप उन्हीं से गवा लो, लेकिन इसमें ये था कि डायरेक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर दोनों को लग रहा था कि नहीं, जो डेप्थ जो चाहिए, जो इमोशन चाहिए इस वक्त डेथ सीन में, वो किशोर कुमार से बेटर मोहम्मद रफ़ी से गवाया जाए। हालांकि इस फिल्म में जो एक और गाना जो विनोद खन्ना ने पिक्चराइज्ड है, प्यार जिंदगी है, वो महेंद्र कपूर की आवाज में थी। तो चाहते तो वो लोग महेंद्र कपूर से भी गवा सकते थे, लेकिन मोहम्मद रफ़ी की आवाज में जो दर्द है वो शायद किसी और में नहीं थी। तो मोहम्मद रफ़ी को बुलाया गया और फिर ये वाला गाना जो है वो पिक्चराइज उनसे गवाया गया। गाने सारे हिट थे, और जब ये फिल्म बनी और जब रिलीज हुई थी तो ऐसा कहा जाता है कि ब्लॉकबस्टर थी, कई कई दिन तक लंबी लाइन लगी हुई थी, लोग टिकट लेने के लिए खड़े रहते थे। कई मैगजीन्स में ये कहा गया था, इनफैक्ट नॉट जस्ट मैगजीन, एक शो आता था, विनय पाठक उसको होस्ट करते थे, उस शो का नाम था कहानी पूरी फिल्म में है। उसमें उन्होंने बताया था कि जब मुकद्दर का सिकंदर रिलीज हुई थी तो इस फिल्म का इतना बज़ था, इतना क्रेज था बॉम्बे जैसे शहर में, कि उसके टिकट 500-500 रुपए ब्लैक में बिके थे। अब आप सोचो 1978 में अगर 500 रुपए में टिकट ब्लैक हो रहे हैं, तो सोचिए कि आज के डेट में 500 की वैल्यू क्या है, आप इन्फ्लेशन एडजस्ट करके आप सोच सकते हो। तो उस समय 500-500 लोग रुपए देने के लिए तैयार थे इस फिल्म को देखने के लिए। जो 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12 जो शोज होते थे, उसमें अगर आपको टिकट नहीं मिलता था लास्ट शो तक, तो कई लोग थिएटर के बाहर ही सो जाते थे कि सुबह उठ करके मैं फिर से लाइन में लग जाऊंगा और टिकट मिल जाएगी। तो ऐसे ऐसे ट्रिविया जो है मुकद्दर का सिकंदर के बारे में अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको मिलेंगे। नाउ कमिंग टू दैट एपिसोड, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया रेखा के साथ क्या हुआ इस फिल्म के एंड के टाइम पे, कि मुजफ्फर अली ने कहा कि मुकद्दर का सिकंदर के बाद जो रेखा थी वो एक तरह से जिंदा लाश हो गई थी। देखिए, आपको एक वीडियो मैंने बनाया था दो अनजाने पे, और उस फिल्म ने कैसे अमिताभ और रेखा की नजदीकियां बढ़ा दी थी। रेखा ने एक तरीके से अमिताभ को एक क्रेडिट दिया था अपने करियर के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, कि दो अनजाने के बाद से वो करियर पे भी सीरियस हो गई, और इसमें सबसे ज्यादा वो जो इंस्पायर्ड थी वो अमिताभ बच्चन के पर्सोना से और उनकी डिसिप्लिन लाइफ से थी। कहीं ना कहीं उसके बाद दोनों के बीच में एक तरीके का अफेयर हो गया, कहीं ना कहीं, क्या ये तो इनफैक्ट रेखा ने माना ही है कि वो उनसे प्यार करती थी। और आज बहुत ज्यादा इसके बारे में रेखा ओपनली बात नहीं करती हैं, लेकिन मिड 70s के कई मैगजीन्स में रेखा अमिताभ के साथ अपने रिश्ते के बारे में बहुत ओपनली बातें करती थी। उस वक्त बहुत खबरें थी कि शायद अमिताभ की जो है वो शादी भी टूटने वाली है, रेखा के साथ वो बहुत ज्यादा दिखते हैं और दोनों में काफी नजदीकियां हैं। तो रेखा की जो किताब है यासिर उस्मान की, उसमें एक डिटेल मुकद्दर का सिकंदर के बारे में बताया है कि उस वक्त मैगजीन्स में चूंकि इतने खबरें आती थी, तो इन सब रिपोर्ट से जया बच्चन बड़ी परेशान थी और वो नहीं चाहती थी कि दोनों काम करें एक साथ। तो जब मुकद्दर का सिकंदर का ट्रायल शो हुआ था बॉम्बे में, तो उस ट्रायल शो को देखने के लिए अमिताभ की पूरी फैमिली आई हुई थी, और वो लोग आगे की सीट पे बैठे हुए थे, और रेखा जो थी वहां उस कास्ट के साथ नहीं बैठी थी, रेखा प्रोजेक्शन रूम में थी, और वहां से वो देख रही थी कि आगे क्या चल रहा है। तो जब भी अमिताभ और रेखा के सीन्स आते थे, और खास करके जब ये सलाम में इश्क में जब ये दोनों की जो केमिस्ट्री आपको ज्यादा दिखती है कि अमिताभ खड़े होकर डांस कर रहे हैं और रेखा उनको बस देखे जा रही हैं, तो वो सारे सीन्स देख करके रेखा का कहना है कि जया बच्चन बहुत डिस्टर्ब थी, और इन्होंने उनको अमिताभ से बात करते हुए भी देखा उस समय। सीन देख करके जया अमिताभ से कुछ कह रही थी। अकॉर्डिंग टू रेखा, ये बात उन्हें पता चली कि इस फिल्म की जब वो स्क्रीनिंग हो रही थी, तो जया बच्चन ने अमिताभ से इन सीन्स को देखने के बाद कहा कि आज के बाद अब आप रेखा के साथ काम नहीं करोगे, अगर करोगे तो फिर मैं आपके साथ नहीं रहूंगी, कुछ इस तरह की बातें। ऐसा सिर्फ अभी रेखा को लग रहा था, लेकिन जब ये ट्रायल खत्म हुआ उसके बाद कई सारे प्रोड्यूसर से जब रेखा मिली
फिल्म वगैरह से, अपने जो भी है प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड जो भी काम के लिए, तो सारे प्रोड्यूसर ने रेखा को ये बात कंफर्म किया कि हमें अमिताभ ने कह दिया है कि अब रेखा को मेरे ऑपोजिट साइन मत करना। जया बच्चन ने कहा, जया बच्चन नहीं चाहती थी, इस बात से रेखा को उतनी परेशानी नहीं थी, लेकिन चूंकि प्रोड्यूसर्स ने कहा कि अमिताभ ने ही कह दिया है कि मैं अब रेखा के साथ काम नहीं करूंगा, ये बात उन्हें सबसे ज्यादा उसका धक्का लगा, और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा अपसेट थी कि ऐसा लग रहा है कि मेरी दुनिया ही खत्म हो गई, कि जब अमिताभ ने कह दिया तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ। तो अमिताभ ने रेखा को कुछ 2 इयररिंग्स गिफ्ट किए थे। तो रेखा ने बताया है कि वो जो इयररिंग्स जो रेखा को गिफ्ट किया था अमिताभ ने, वो इयररिंग्स वो हमेशा पहन के रहती थी, और वो जब सोती भी थी तो वो इयररिंग्स को हटाती नहीं थी। तो जब ये इंसिडेंट हुआ, उसके बाद रेखा ने वो दोनों इयररिंग्स अमिताभ को लौटा दिए और सारा फोकस जो है अपने करियर पे लगा दिया। और उसी दौरान इन्होंने खूबसूरत और उमराव जान साइन की थी। तो खूबसूरत में वो जो बहुत चुलबुली सी लड़की आपको जो दिख भी रही है, तो उसके पीछे उनका पेन बहुत ज्यादा था। ये बात रेखा ने एक्सेप्ट किया कि जो कैरेक्टर आप मेरे को देखते हो गुड्डी सॉरी खूबसूरत में, उससे बिल्कुल विपरीत मैं उस वक्त हो चुकी थी। मैं बहुत सैड रहती थी और किसी भी चीज में बहुत ज्यादा मेरा मन नहीं लगता था। मेरा सिर्फ फोकस अपने करियर पे था और मैं सिर्फ अपने काम पे फोकस करती थी और बहुत सैड रहती थी। इसका तो कैरेक्टर ही खूबसूरत में जो रेखा का था वो थोड़ा सा चुलबुली था, तो आपको उतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो उमराव जान के लिए जब मुजफ्फर अली ने उन्हें साइन किया, तो उमराव जान का कैरेक्टर भी बिल्कुल वैसा ही था। कर्टिजान एक तो थी, और उन्हें भी प्यार तो मिला ही नहीं है, जो फारूक शेख मिलते भी है तो वो दूसरे से शादी कर लेते हैं। तो रेखा को लगने लगा जब ये मुकद्दर का सिकंदर के बाद कि जो ओरिजिनल जो जोराबाई का जो कैरेक्टर है, चाहे वो जोराबाई हो या उमराव जान हो, उन्हें लगा कि मैं वाकई में एक अदर वुमेन टाइप की हो गई हूँ क्या, कि मुझे, और उन्हें ये बात इसलिए भी लग रही थी क्योंकि इनकी जो पर्सनल लाइफ थी, इनकी जो अगर आप रेखा का बैकग्राउंड देखो, कि जो इनकी जो मदर थी, इनकी मदर की भी का भी अफेयर जो जेमिनी गणेशन से था, उन्होंने भी इनकी वाइफ, इनकी माँ को कभी अपनाया नहीं था। और इन्हें लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि जो ट्रेजेडी मेरी माँ के साथ हुआ है वही मेरे साथ भी होने लगी, कि मुझे भी अमिताभ से मेरा अफेयर है, लेकिन अमिताभ मुझे अपना नहीं रहे, जैसा कि गणेशन साहब ने इनकी माँ के साथ किया था। तो ये सारी चीजें इनको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रही थी, और इसका ही असर जो मुजफ्फर अली ने देखा उमराव जान की शूटिंग के टाइम पे, जो उन्होंने कहा कि रेखा एक तरह से बिल्कुल जिंदा लाश की तरह हो गई थी। बट फिर खैर उमराव जान सक्सेसफुल हो गई और गुड्डी भी चल गई। फिर धीरे धीरे रेखा ने अपने आप को संभाला और फिर एक अलग ही डायरेक्शन में उनका फिर करियर चलने लगा। बाद में उनकी शादी भी हुई, हालांकि वो जो शादी हुई उसमें भी जो हस्बैंड थे वो सुसाइड कर लिया। तो बड़ी ट्रैजिक लाइफ तो रही है रेखा की। बट कमिंग बैक टू मुकद्दर का सिकंदर, मुकद्दर का सिकंदर जब रिलीज हुई और जैसा मैंने बताया कि जिस तरीके का क्रेज था, लोग जो है वो इसके टिकट लेने के लिए परेशान रहते थे, मतलब बहुत ही बड़ा ब्लॉकबस्टर। तो 1978 की ये उस साल की सबसे बड़ी हिट थी। वो साल अमिताभ के करियर का भी गोल्डन ईयर था। करीब 5-6 फिल्म उनकी आई थी, मुकद्दर का सिकंदर, कस्मे वादे, त्रिशूल, डॉन, गंगा की सौगंध, बेशरम। तो बेशरम को छोड़ के जितनी भी फिल्में थी सब ब्लॉकबस्टर थी, और उन सब में मुकद्दर का सिकंदर टॉप ग्रॉसर थी। तो ये कहानी थी मुकद्दर का सिकंदर के मेकिंग की, और उस साल की कैसे ये सबसे बड़ी हिट बनी। आपने मुकद्दर का सिकंदर, मैं आपको एक पर्सनल इंसिडेंट बताता हूँ। इसमें वो जो कादर खान का जो जो यंग सिकंदर को कब्रिस्तान में बताते हैं ना कि दुख में अगर सुख में अगर हंसते हो तो दुख में रो, कह कहे लगाओ, दुनिया तुम्हारी कदम चूमेगी, तुम मुकद्दर का बादशाह कहलाओगे। तो हम लोग छोटे थे तो ये डायलॉग मुझे बड़ा पसंद था। तो मुझे लगता था कि जब भी अगर कोई रोएगा तो मैं उसे यही बोलूंगा कि सुख में हंसते हो तो दुख में कह कहे लगाओ। तो हमारे घर में एक डेथ हो गई थी, हमारे दूर के थे रिलेटिव। तो हम लोग उनके घर गए थे और वहां सब लोग रो रहे थे। तो मैंने एक दो लोग से ऐसे ही बोल दिया कि अगर तुम सुख में हंसते हो तो दुख में कह कहे लगाओ, और मुझे दुख कस के झापड़ पड़ा है। तो इस तरह की चीजें हो जाती थी फिल्में देख करके। हम लोग बहुत ज्यादा फिल्मों के डायलॉग्स अपने पर्सनल लाइफ में यूज करने लगते थे, छोटा था मैं। बट एनीवे, आपकी मुकद्दर का सिकंदर की क्या मेमोरीज है, कहाँ देखी आपने, और टीवी पे जब आई तो उस वक्त
कुछ अपने एनेक्डोट्स अगर आपके पास भी है तो शेयर कीजिएगा हमारे साथ कमेंट्स पे। आप लोग भी शेयर करते तो मुझे पढ़ने में बड़ा मजा आता है। बहुत सारे लोग अपने अपने इंसिडेंट्स बताते हैं कि हमने इस फिल्म को वहाँ देखा था, वहाँ ये हुआ था, ब्लैक में टिकट लिया, लाठी पड़ी। तो ये सब पढ़ने मुझे मुझे बड़ा मजा आता है। तो अगर आपने भी देखी है, आपके साथ भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं मुकद्दर का सिकंदर से, तो शेयर जरूर कीजिएगा। अब आते हैं क्विज पे। पिछले वीडियो में जो मैंने एक डायलॉग बोला था कि अगर इसे मेरे घर में रहना है, मेरा दिया खाना पहनना है, तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा, वो डायलॉग था उड़ान मूवी का और उसे रोनित रॉय ने ही कहा था। अब आते हैं आज के क्विज पे और आज का डायलॉग है, मैंने आपसे विज्ञापन नहीं पूछा, स्वतंत्र होके बोलो, क्या तुम इस आदमी को नंगा कर सकते हो? बताइए ये डायलॉग किस मूवी का है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।